सोचिए, अंतरिक्ष में हमारे लिए कितना बड़ा, कितना अविश्वसनीय आर्थिक मौका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जो कम्युनिकेशन से लेकर टूरिज्म तक सब कुछ बदल कर रख सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये सब कुछ, हमारा पूरा भविष्य, हमारे ही फैलाए हुए कचरे की वजह से दांव पर लगा है? चलिए इस स्रोत सामग्री में जरा और गहराई से उतरते हैं। और देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये तो एक नई गोल्ड रश की तरह है, जो उन सर्विसेज को पावर दे रही है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस नेविगेशन, इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ तक कि मौसम की जानकारी। ये सब कुछ लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ पर ही तो निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अरबों खरबों डॉलर का ये वादा एक ऐसी प्रॉब्लम की वजह से टूट सकता है जिसे हमने खुद बनाया है, स्पेस जंक। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो हमारे सिर के ठीक ऊपर लगातार मंडरा रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम स्पेस में कुछ भेजते ना, तो हम पीछे कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हैं। हर मिशन, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, इस ऑर्बिटल जंकयार्ड में अपना हिस्सा डालता है, जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक खतरनाक मलबे का ढेर बनाता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हमारे ऊपर करीब 6000 बेकार पड़े सैटेलाइट्स हैं। ये अंतरिक्ष के ज़ॉम्बी की तरह हैं, जो अब काम तो नहीं कर रहे, पर बेकाबू होकर तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बेकार सैटेलाइट्स के अलावा 1 सेंटीमीटर से बड़े करीब 10 लाख टुकड़े और भी हैं। ये वो टुकड़े हैं जिन्हें हम ट्रैक तो कर सकते हैं, पर इनमें से हर एक टुकड़ा एक तेज रफ्तार गोली के बराबर है। और फिर वो कचरा आता है जिसे हम देख तक नहीं सकते। 13 करोड़ से ज्यादा बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। पर क्या ये खतरनाक हैं? हाँ, बिल्कुल। और सच कहूं तो सबसे डरावनी बात यही है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ा देने वाली बात है। इस स्पीड पर, जो एक बुलेट से भी कहीं ज्यादा तेज है, पेंट का एक छोटा सा कण भी किसी चलते फिरते सैटेलाइट को तबाह कर सकता है या किसी स्पेसक्राफ्ट की खिड़की तोड़ सकता है। तो मतलब बात सिर्फ साइज की नहीं है, असली खेल तो स्पीड का है। देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ इक्का दुक्का टक्करों की नहीं है। एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक रिस्क ये है कि ये चीज कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इसे कहते हैं कोलिजन कैस्केड, यानी टक्करों का झरना। ये एक ऐसी थ्योरी है जो दशकों से वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए है। इस थ्योरी का नाम है केसलर सिंड्रोम। इसे 1978 में डोनाल्ड केसलर ने पेश किया था। यह एक ऐसा डरावना सपना है जहां स्पेस का कचरा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। एक टक्कर होती है जिससे और ज्यादा मलबा बनता है। वो मलबा फिर और टक्करों की वजह बनता है। ये साइकिल तब तक तेज होता जाता है जब तक कि लो अर्थ ऑर्बिट एक ऐसी माइनफील्ड न बन जाए जिसे पार करना नामुमकिन हो और हमें हमेशा के लिए पृथ्वी पर कैद कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, पर ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने इस रिस्क का पता लगाने के लिए एक साइंटिफिक टूल बनाया है। चलिए मिलते हैं कैसियम मॉडल से और देखते हैं कि वो क्या बताता है। तो ये कैसे मॉडल कोई मामूली कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा जैसे सोर्स से रियल डेटा का इस्तेमाल करता है। ये ऑर्बिट में लाखों चीज़ों के बर्ताव को मॉडल करता है और सदियों तक उनके टकराने की संभावना का अनुमान लगाता है। एक तरह से ये स्पेस के कचरे के लिए हमारी क्रिस्टल बॉल है जो हमें भविष्य दिखाती है। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसके लिए केसिम को बनाया गया था। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ये टिक टिक करती घड़ी कब रुकेगी? तो कैसिम का जो बिजनेस एज यूजुअल वाला नतीजा है वो वाकई चौंकाने वाला है। औसतन 243 साल। ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है। ये हमारे बच्चों के जीवन काल में हो सकता है। और ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। सिमुलेशन के नतीजे एक बहुत ही सटीक रेंज दिखाते हैं जो 222 से 258 सालों के बीच ऑर्बिट के ढह जाने की बहुत ज्यादा संभावना की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये कोई दूर के भविष्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जिसका अंदाजा हम आज लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये स्रोत सामग्री सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि इसके सॉल्यूशंस का भी विश्लेषण करती है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, पर साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसे सुलझाया जा सकता है। तो कैसिम मॉडल ने कई अलग अलग तरीकों को परखा, जिसमें चीजों को मजबूत बनाने से लेकर एक्टिवली कचरा साफ करने तक सब कुछ शामिल था।
पर सवाल ये है कि इनमें से सबसे कारगर कौन सा है? डेटा बिल्कुल साफ साफ बताता है। वैसे तो सारे तरीके कुछ ना कुछ मदद करते हैं, पर एक तरीका ऐसा है जो बाकियों से मीलों आगे है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट अकेले ही केसलर सिंड्रोम को 172 सालों तक टाल सकता है, जो किसी भी दूसरे तरीके से कहीं कहीं ज्यादा है। और जब बात खर्चे की आती है तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट न सिर्फ सबसे असरदार है, बल्कि पैसे के हिसाब से भी सबसे फायदेमंद है। इसमें लगाए गए हर डॉलर पे 5.7 का फायदा होता है। तो आखिर ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट है क्या भला? इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये पक्का करना कि जो चीज़ भी ऊपर भेजी जाए वो अपना काम खत्म होने पर वापस नीचे भी आ जाए। ये अंतरिक्ष के लिए अपने खिलौने समेटने जैसा नियम है। तो आखिर में बात बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। हमने अपने समंदरों और हवा को प्रदूषित किया है। क्या हम अंतरिक्ष के साथ भी यही गलती दोहराएंगे, या हम अभी एक्शन लेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नई दुनिया को बचा सकें? इसका जवाब हमारे ही हाथों में है।